वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी जिसका प्रॉब्लम नंबर होगा 6, पेज नंबर 2.23, निराली पब्लिकेशन। ऑलरेडी इसके पहले कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3 अपलोड किए हैं, वो थोड़े सिंपल लेवल पे थे और उसी लेवल पे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से हम आज और थोड़ी एक डिफिकल्ट लेवल आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। मिस्टर बापट रिसीव्ड द फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22, तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा? ऑफ कोर्स हमारा असेसमेंट ईयर होगा 22-23। देखो यहाँ पे लास्ट उन्होंने पूछा है हमें कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी 22-23। ठीक है, अब क्या क्या दिया है मिस्टर पापा ने, क्या क्या रिसीव किया है? तो बेसिक सैलरी, कमीशन और ये तो अलाउंस है। तो मैंने इसमें पार्ट किए हैं आपको। अगर आपने पहले 2 वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि बेसिक सैलरी, अगर बोनस दिया है तो बोनस, फी रहेगी तो फी, कमीशन, ये सब हमें पहले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये अलाउंस है, तो पहले पार्ट हमारा होता है बेसिक पे, कमीशन, फीस, ऐसे। फिर उसके बाद अलाउंसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है देखो हाउस रेंट अलाउंस, ये एक अलाउंस दिया है, डियरनेस अलाउंस, ये एक अलाउंस दिया है। ठीक है, और कुछ अलाउंस दिया है क्या? नहीं। फिर अलाउंस के बाद हम देखते हैं पर्क, परक्विजिशन कहते हैं उसे। पर्क मतलब क्या? अगर कंपनी इन अ फॉर्म ऑफ कोई चीज आपको देती है, कोई थिंग देती है, जैसे फॉर एग्जांपल कार का खर्चा नहीं, डायरेक्टली कार ही उन्होंने आपको दे दी, ठीक है, आप यूज करो, उसका जो भी खर्चा आएगा कंपनी करेगी। डायरेक्ट आपको कंपनी घर देती है, तो आप उसका रेंट वगैरह कुछ मत भरो, आप सिर्फ वो घर में रहो, उसका खर्चा सब कंपनी करेगी। तो इन अ फॉर्म ऑफ थिंग्स जब कंपनी देती है उसे पर्क किया जाता है, उससे कहा जाता है। तो आफ्टर अलाउंस हमारा थर्ड पार्ट होता है पर्क का। तो यहाँ पे पर्क देखो, अब ये नहीं है एडजस्टमेंट आपके लिए। सो यहाँ पे कंपनी ने मिस्टर बापट को एक कार दी है जो 1000 सीसी की है। अब आपको पता है इंजन का ये पार्ट होता है सीसी। तो यहाँ पे भी एक रूल है, जैसे प्रैक्टिकल हम ये प्रॉब्लम करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि कब कौन सा रूल यूज करना है। तो कंपनी ने एक कार दी है जिसका इंजन है 1000 सीसी फॉर ऑफिस एज वेल एज पर्सनल यूज। ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। इस पे हमारा कैलकुलेशन बेस रहेगा। कभी कभी फुल्ली ऑफिस यूज के लिए होगा, कभी कभी पार्टली होगा, कभी कभी फुल्ली पर्सनल यूज के लिए होगा, बट यूजुअली दे विल गिव ऑफिस एज वेल एज पर्सनल यूज। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ कार along with the driver is borne by the company। ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस के हिसाब से फिर हमें ये पर्क का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, डोंट वरी, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है ही रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्री लोन भी। देखो ये भी एक पर्क का पार्ट है। अगर वो बाहर से लोन लेते तो ऑफकोर्स ही हैज टू पे लोन, बट कंपनी ने उनको घर खरीदने के लिए लोन दिया है, वो भी इंटरेस्ट फ्री दिया है। देखो कंपनी ने कितनी केयर ली है अपने एक एम्प्लॉय की, मिस्टर बापट की। ठीक है, उन्होंने कार दिया, वो कार का खर्चा भी कंपनी कर रही है, देन इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया है। लोन कितने का दिया है? 6 लाख का। और कब दिया है? 29 फरवरी 2021। देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड होने वाला है? मार्च 2021 को यहाँ पे दिया है उन्होंने अकाउंटिंग ईयर। तो अप्रैल से हमारा शुरू होता है और मार्च में फिनिश होता है। तो बिल्कुल 1 महीने पहले, अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से 1 महीने पहले कंपनी ने उनको क्या किया है? एक लोन दिया है घर खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगा? ठीक है आपको मिला है इंटरेस्ट फ्री लोन, लेकिन उस पे आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। तो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो इंटरेस्ट फ्री है, फिर हम क्या लिखेंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है, आप जो एसबीआई रेट देता है ना हाउसिंग लोन का, वो वाला फॉलो करो। तो फिलहाल ये अकाउंटिंग ईयर में एसबीआई अपने कस्टमर को हाउसिंग लोन कितने से देता है? 11.5%। तो बस यही क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज करेंगे और अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर बापट contributed 33,000 to RPF। His employer made similar contribution। Of course बापट तो कंट्रीब्यूट कर रही है आरपीएफ के लिए,
ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इसको कहते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर भी सेम टू सेम मतलब कितना 33,000 का ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ये भी एज अ पर्क बोल के हमें लेना है। ठीक है, सो 33,000, सो दिस इज ऑल्सो पर्क अमाउंट, तो ये हम ध्यान नहीं देंगे। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है अपने इसके लिए, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस पे भी टैक्स है। अब वो कितना है, कितना परसेंटेज है, वो हम देखेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ बैलेंस 1,35,000 was 15,000। तो ऐसे धीरे धीरे करके मिस्टर बापट भी हर एवरी ईयर 33,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंपनी भी 33 कर रही है, और ऐसे धीरे धीरे करते करते मिस्टर बापट के अकाउंट में कितना जमा हो गया 1,35,000, और उस पे उन्हें इंटरेस्ट कितना मिला 15,000। तो ऑफकोर्स इनकम है, तो ऑफकोर्स उनको टैक्स भरना है, क्योंकि जहां जहां से आपको इनकम मिलता है उस पे आपको क्या करना होता है, टैक्स भरना होता है एज पर इनकम टैक्स रूल। अंडरस्टूड। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं कहूंगी, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसमें से हाफ पार्ट तो हमने सीखा है, हमने एचआरए भी सीखा है कैसे काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आज हमें नया पार्ट ये वाला सीखना है, पर्क वाला। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट। फॉर्मेट आपको पता है कैसे करना है, सो दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले हम पहला वाला पार्ट जो हमारा ए है, बेसिक पे ले लो, उसमें कमीशन ले लो, अगर सेल्स दिया है सेल्स ऑन कमीशन तो वो ले लो, फीस दी है तो वो ले लो, बोनस दिया है तो वो ले लो। सो ये याद रखना है आपको, आपको क्या 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 लिखना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो हियर दे हैव गिवन 2, उसके बाद डायरेक्टली इट स्टार्ट अलाउंसेस। आपको ये दिमाग में ही रखना है कि पहले ये वाला पार्ट लिखना है, फिर अलाउंसेस वाला पार्ट लिखना है, और इसके बाद पर्क वाला लिखना है। तो ऐसे अगर आप प्रोसेस थ्रू जाओगे तो आपका एक भी आइटम भूलोगे नहीं आप। ठीक है, अब अलाउंसेस क्या दिया है, तो यहाँ पे 2 अलाउंसेस दिए, एक डियरनेस अलाउंस एंड एक हाउस रेंट अलाउंस। तो पहले हाउस रेंट अलाउंस दिया है, तो चलो हाउस रेंट अलाउंस देते। कितना मिल रहा है बापट को मिल रहा है 50,000। ठीक है, एंड व्हेनेवर दे हैव नॉट मेंशन पर मंथ, तो एज्यूम करना है वो पर ईयर ही है। हाँ, अगर पर मंथ होता तो हमने इंटू 12 किया होता, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, तो हम एज्यूम करेंगे दिस इज पर एनम, दैट मीन्स पूरे साल का ये। तो इस तरीके से 50। लेकिन आपको पता है हाउस रेंट अलाउंस में हमें कुछ एग्जाम्शन मिलता है। सो वो एग्जाम्शन क्या है, एग्जाम्शन के लिए हमें 3 क्राइटेरिया देखने होते, 3 कंडीशन। जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा, जो नए हैं उनको फिर एक बार बताती हूँ। सो सी हियर, देखो राइट हैंड पे मैंने कैलकुलेशन बताया है। सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि एक्चुअल एचआरए अलाउंस। सो सबसे पहले एक्चुअल कितना मिला मिस्टर बापट को 50,000, तो ये एक लिख दो। दूसरे में हमारा फॉर्मूला होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब 10% ऑफ सैलरी मतलब कौन सी, ये वाली सैलरी सिर्फ लू मैं चलेगा क्या, ये दोनों की टोटल लू चलेगा, तो क्या डियरनेस अलाउंस भी लू तो क्या। तो आपको याद रखना है एचआरए के लिए हमको कौन कौन से अलाउंस लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें लेना है बेसिक सैलरी, देन कमीशन ऑन सेल, सॉरी लास्ट इसमें मैंने डियरनेस अलाउंस कहा था, फिर डीपी कहा था, डियरनेस पे, एंड फिर कमीशन ऑन सेल। ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम में ये तीनों ही दिए थे, कमीशन नहीं दिया था, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज कि तब क्यों नहीं लिया और अब क्यों लिया। तो आपको कंपलसरी बेसिक तो लेना है, मतलब आप कैसे याद रखोगी, बी सी डी, बी मतलब बेसिक, सी मतलब कमीशन ऑन सेल, डी मतलब डियरनेस अलाउंस, एंड डियरनेस पे। वो भी डियरनेस पे 50% लिया था इफ यू रिमेम्बर, बट यहाँ पे उन्होंने डियरनेस पे दिया ही नहीं, तो ठीक है नहीं लेते हैं। लेकिन बेसिक दिया है एंड कमीशन ऑन सेल दिया है एंड डियरनेस अलाउंस दिया है, तो इन तीनों की जो भी टोटल आएगी हमें क्या करना है, टोटल लिखना है। सो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे एंड कमीशन 5,95,000, उसका 10%। तो रेंट पेड कितना किया, देखो रेंट पे या ब्रैकेट में दिया है, मिस्टर बापट ने खुद के जेब से रेंट पे किया है 48,000, कंपनी से मिलता है 50,000। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट 50,000, देन रेंट पे
48,000 माइनस, अभी हमने 10% ऑफ सैलरी निकाली, सैलरी कौन सी लेनी है ये आपको याद रखना है, कहीं तो लिख कर रखो BCD। सो 5,95,000 का 10%, सो ऑफकोर्स निगेटिव में आंसर आता है, और इनकम टैक्स में निगेटिव आंसर को कोई भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे हमें नीली लिखना है, क्योंकि 48 माइनस 59 इट कम्स निगेटिव आंसर, एंड निगेटिव आंसर हम कभी लेते नहीं है इनकम टैक्स में, ठीक है। तो जस्ट पुट हियर नील। थर्ड है 40% ऑफ सैलरी, लेकिन मिस आपने लास्ट प्रॉब्लम में 50% लिया था। ऑफ कोर्स लास्ट सैलरी में मैंने 50% लिया था, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था कोलकाता। तो आप अगर ध्यान से सुना होगा वीडियो, तो उसमें आपको मैंने बताया था अगर कोई मेट्रो सिटी है तो हमें 50% ऑफ सैलरी देनी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि ये कोई मेट्रो सिटी है। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक वो डिक्लेयर नहीं करते हैं, यू हैव टू टेक 40%, ठीक है। हाँ, अगर उन्होंने किया होता कि मिस्टर पापड़ स्टे इन मुंबई, स्टे इन पुणे, नासिक, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसा अगर नाम लिए होते तो डेफिनेटली दैट ऑल कम्स अंडर 50%, सॉरी ऑल कम्स अंडर मेट्रो सिटी, एंड मेट्रो सिटी का हम 50% ऑफ सैलरी लेते हैं। बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, और जब खुद भी मेंशन नहीं करते हैं तो हम एज्यूम करेंगे कि ये नॉन मेट्रो में कहीं तो रहते हैं, ठीक है। तो विल टेक 40%। सो 40% ऑफ व्हाट, 5,95,000 का, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमें सैलरी कौन सी लेनी होती है, इनकी टोटल। फिर एक बार कहती हूँ कौन कौन सी सैलरी, बेसिक, कमीशन, डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे, ठीक है। ये चारों के अलावा बाकी कुछ नहीं लेना है हमें, बस ये चार हमें लेने हैं। बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में भी क्लियर कट नोट दी है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग हाउस रेंट अलाउंस वी आर सपोज टू टेक दिस ऑल सैलरी। सो 40% ऑफ 5,95,000 कम्स 2,38,000। तो अब बताओ मुझे इन तीनों में से विच एवर इज लेस, कौन सी अमाउंट लेस है। सो पहली है 50,000, दूसरी जीरो, नील मतलब जीरो, एंड तीसरी है 2,38,000। तो इन तीनों में से सबसे अमाउंट छोटी है जीरो, इसका मतलब वी आर नॉट गेटिंग एनी एग्जामिशन, तो माइनस करो, एंड यहाँ पे पूरे के पूरे इस पे हमें क्या करना है, टैक्स भरना है। डू यू गेट दैट, मतलब यहाँ पे कोई भी एग्जामिशन नहीं मिला, ये नील क्यों, क्योंकि जीरो अमाउंट है, विच एवर इज लेस, और सब में तीनों में जीरो अमाउंट थी। तो 50,000 माइनस जीरो, ऑफ कोर्स वी गेट द 50,000। तो मिस्टर बापट को पूरे 50,000 पे टैक्स भरना है। गॉट इट। चलो नाउ नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंस। सो एज यू नो डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, हमें इस पे पूरा टैक्स भरना है। नाउ आई थिंक अलाउंस इज फिनिश, नाउ विल मूव टू द पर्क। मतलब ये हमारा ए पार्ट हो गया, अलाउंस हमारा बी पार्ट हो गया, उसमें जितने भी अलाउंस आए हमने कवर किए। अगर चिल्ड्रन एजुकेशन होता तो वो भी हमने अलाउंस के अंडर क्लियर किया होता। बोलो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कितना एग्जाम्पशन है, 100 रुपीज पर मंथ। हॉस्टल अलाउंस के लिए 300 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए 1,600, अगर वो अच्छा हट्टा खट्टा है अच्छे से। अगर हैंडीकैप होता तो वही हमने 1,600 के बजाय 3,200 लिया होता, ठीक है। सो ये सब अलाउंस मैंने पहले भी कहा है आपको कहीं तो लिख कर लेने हैं, बट लकीली हियर यू गेट ओनली 2 अलाउंस। सो अलाउंस का जो भी हमने किया है वो खत्म हो गया। नाउ विल मूव टू द पर्क। ये पहला प्रॉब्लम है आपका पर्क के ऊपर, तो थोड़ी सी ध्यान देना है आपको। नाउ पर्क मतलब क्या होता है कि कोई तो एक फॉर्म ऑफ चीज उन्होंने थिंग्स दी है, लेकिन उसके हम फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो पैसे क्लियर कट बोलेंगे कि 50,000 मिले, सैलरी इतनी मिली, तो यहाँ पे क्लियर कट हमें उनकी वैल्यूएशन समझी। बट यहाँ पे तो उन्होंने कार प्रोवाइड की है, वो भी 1,000 cc वाली कार की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पैसे डायरेक्ट उठा के हाथ में नहीं दिए मिस्टर बापट के, तो यहाँ पे उनको कार दी है, तो हम यहाँ पे फिर अमाउंट कैसे लिखेंगे। तो वो अमाउंट हमें वैल्यूएशन करनी है कि हम यहाँ पे कैसे अमाउंट लिखे। तो ऑफ कोर्स इनकम टैक्स ने हमारी हेल्प की है। इनकम टैक्स ने बोला कि डोंट वरी, हमने आपको एक रूल्स रेगुलेशन का एक बुक ही दिया है, उसमें सब कुछ मेंशन किया है कि वैल्यूएशन कैसे करे। तो देखो ये बुक में क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, इफ मोटर कार ओन्ड बाय द ओनर एंड एक्सपेंसेस मेंशन बाय एम्प्लॉयर, मतलब ओनर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर कट बोला है कंपनी प्रोवाइड द कार, मतलब ये कार कंपनी की है, एंड
जो भी ड्राइवर का कार का खर्चा आ रहा है बॉर्न बाय द कंपनी, मतलब सेम यही कंडीशन है कि कार भी कंपनी की और खर्चा भी कंपनी कर रहा है एम्प्लॉयर मतलब, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन। सेकेंड उन्होंने क्या कहा है कि पार्टली यूज फॉर ऑफिस, पार्टली यूज फॉर पर्सनल यूज। तो इसमें से तीनों में से कौन सा वाला हम लेंगे, कौन सी कंडीशन है हमारी, ये वाली कंडीशन है। तो हम ये ऊपर वाले कंडीशन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर उन्होंने ऐसे बोला था कार इज फुल्ली यूज फॉर ऑफिस पर्पज, तो हम टैक्स पे करते ही नहीं, पूरा के पूरा नॉन टैक्सेबल, हम यहाँ पे लिखते भी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने, और यूजुअली यही देते, यही कंडीशन देते, ठीक है। मतलब मैक्सिमम टाइम उन्होंने यही कंडीशन दी है कि कार ओनर की है, उसका खर्चा भी ओनर कर रहा है, और वो कार आधी ऑफिस के लिए यूज की जा रही है, आधी पर्सनल यूज के लिए कर रही है। तो अब देखो, अब ये तो हो गया कि हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है। अब ये कंडीशन में क्या दिया है कि अगर कार का इंजन अप टू 1600 है तो हमको 1800 पर मंथ, और उसके साथ ड्राइवर के 900, इस पे टैक्स भरना है। तो देखो हमारी कार तो 1000 सीसी है, मतलब बिलो 1600, तो हम 1800 रुपए प्लस अलोंग विद ड्राइवर, देखो यहाँ पे लिखा है अलोंग विद ड्राइवर, तो ड्राइवर, तो टोटल 2700 रुपए आ रहा है इनटू 12। तो इनकम टैक्स ने अंदाजे कहा कि यस आपको 2700 इंटू 12, तो आपको 32,400 पे क्या करना है, टैक्स भरना है। देखो ये 32,400 कहीं पे भी प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये अमाउंट हमने वैल्यूएशन कैसे डिसाइड की कि ये 32,400 है, तो उसके लिए हमें कुछ इनकम टैक्स ने रूल्स रेगुलेशन दिए हैं, चार्ट दिया है, और उस चार्ट के बेसिस पे हमने फाइंड आउट किया कि ये बापट की कार है, वो बिलो 1600 के नीचे, तो उसका मेंटेनेंस खर्चा आएगा 1800 पर मंथ, और प्लस ड्राइवर भी है तो 900, तो टोटल खर्चा अंदाजे कंपनी बापट पे कितना कर रही है, 2700 पर मंथ। इसका मतलब 12 महीने कंपनी कितना खर्चा कर रही है, 32,400। इससे कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर करना है, ठीक है। कंपनी कितना बॉन्ड कर रही है, कंपनी लाख करे, बट मिस्टर बापट को कितने पे टैक्स पे करना है, 32,400। गॉट इट। तो इस तरीके से हमने वैल्यूएशन निकाली। पर्क में कभी भी आपको डायरेक्ट वैल्यूएशन नहीं देगी, जैसे यहाँ पे दिया था कि हाँ 50,000 हाउस रेंट है, एजुकेशन अलाउंस 20,000 है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 30,000 है, ऐसे नहीं। पर्क में हियर वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू कैसे। गॉट इट। चलो, नाउ होप सो कि मोटर कार का आपको समझ में आया। यही अगर उन्होंने 1600 के ऊपर मतलब 2000 सीसी वाली बोली होती, तो हमने यहाँ पे क्या लिया होता, 1800 की जगह पे उन्होंने क्या बोला है, कितना लो, 2400 लो, प्लस ड्राइवर 900, ड्राइवर को सेम, कार कोई भी हो, ड्राइवर का पर मंथ 900 ही, सिर्फ ये वाला चेंज होगा। तो अगर मिस्टर बापट की कार 2000 सीसी होती, तो हमने यहाँ पे 1800 की जगह पे 2400 लिखा होता, प्लस 900 ड्राइवर के, फिर इन दोनों की जो टोटल आती, आई गेस 3300 आती शायद, ठीक है। तो 3300 इंटू 12 करके हमने यहाँ पे लिखा होता। चलो, now we'll see the next one. He received interest-free loan buying house loan or house worth rupees 6 lakh. ठीक है। तो मिस्टर बापट को अपना खुद का घर लेना था, तो मिस्टर बापट ने कंपनी को अप्रोच किया कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम अदर बैंक, आप ही मुझे टैक्स दे दो, सॉरी लोन दे दो, और वो भी कैसे, इंटरेस्ट फ्री दे दो। तो ठीक है, मिस्टर बापट शायद बहुत जेन्युइन एम्प्लॉय रहेंगे, अच्छे एम्प्लॉय रहेंगे, काबिल एम्प्लॉय रहेंगे। तो कंपनी ने बोला होगा ठीक है चलो तुमको हम लोन देते 6 लाख का, वो भी इंटरेस्ट फ्री। लेकिन ये इनकम टैक्स वालों को तो बात हजम नहीं होगी, वो बोलेंगे अच्छा इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, लेकिन भाई टैक्स तो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम टैक्स भरेंगे, लेकिन फिर किस पे भरेंगे, फिर से यहाँ पे वैल्यूएशन, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे भी हमको खुद को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इनकम टैक्स बोले ठीक है, जो एसबीआई देती है ना और लोगों को हाउस लोन 11.5%, तो वो यहाँ पे अप्लाई करो। तो 6 लाख का लोन इनटू 11.5 अपॉन 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज है, इनटू 12 महीने में से सिर्फ एक महीना ये साल उन्होंने इंटरेस्ट भरा, ये साल का देख रहे हैं ना हम लोग, तो ये साल तो खत्म हो रहा है इमीडिएटली मार्च में, तो 1/12,
तो जो भी इंटरेस्ट आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे 5750। तो देखो मिस्टर बापट को भले कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट फी मिला है, लेकिन उनको भरना तो है टैक्स। अंडरस्टूड? चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब आगे क्या दिया है? नेक्स्ट वन, ही रिसीव्ड हो गया। ओके, मिस्टर बापट कॉन्ट्रीब्यूटेड 33,000 टू आरपीएफ। ठीक है, मिस्टर बापट ने तो कंट्रीब्यूट किया, तो हमें मिस्टर बापट की जेब नहीं देखनी, हमें एम्प्लॉयर मतलब कंपनी ने क्या क्या दिया वो देखना है। यहाँ पे भी हमने कंपनी ने जो दिया वो ही किया है ना। डियरनेस अलाउंस कंपनी ने दिया, एचआर कंपनी ने दिया, सैलरी कमीशन कंपनी ने दिया। तो यहाँ पे भी हम आरपीएफ किसका देखेंगे? मिस्टर बापट का नहीं, कंपनी ने कितना दिया। तो सिमिलर कंट्रीब्यूशन मतलब ही 33,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी राहत दी है। आरपीएफ अगर आपको मिल रहा है, कंपनी आपके तरफ से भर रही है, तो आपको कुछ एग्जम्पशन होगा। कौन सा एग्जम्पशन होगा? तो देखो, ये नोट डाउन करो कहीं पे। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, आरपीएफ इज टैक्सेबल टू एक्सटेंड, व्हाट एक्सटेंड? इफ इट इज मोर देन 12% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो अगर उनका ये जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी के 12% से अगर ज्यादा होगा तो उनको टैक्स भरना होगा। हम देखते हैं कैलकुलेशन, हमारी सैलरी कितनी कैलकुलेट की थी हमने एचआर के वक्त? आई गेस 5,95,000। सेम जो एचआरए के वक्त सैलरी ली थी ना हमने, वही पार्ट इधर भी लेना है, इनटू 12%। तो निकालो कैलसी पे कितना 12% आता है। सो इट कम्स 71,400। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि निगेटिव आंसर नहीं चलता है। यहाँ पे अगर मैं 71,400 लिखूंगी, क्योंकि इतना एग्जाम्पशन मिल सकता है उन्हें, 12% ऑफ सैलरी, तो इतना मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर 33 माइनस 71, तो कुछ तो निगेटिव आंसर आएगा। और मैंने इसके पहले भी कहा है कि निगेटिव आंसर इज नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स। तो हम क्या करेंगे? जितना है उतना पूरा के पूरा एग्जाम्पशन करेंगे, विच एवर इज लेस। गॉट इट? तो यहाँ पे उनको कुछ भी टैक्स नहीं भरना है। इनफैक्ट उनको 71,400 तक एग्जाम्पशन ही था। हाँ, अगर ऐसे होता, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 80,000 होता तो 12% के हिसाब से 71,400, हमने 71,400 माइनस किया होता। फिर जो 80,000 में से 71,400 माइनस हुआ रहता, मतलब मेरे ख्याल से 9,600, उस पे मिस्टर बापट को टैक्स भरना होता। गॉट इट? लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? रिवर्स अमाउंट हो गई है, ये कम और ये ज्यादा, तो जितना है उतना ही माइनस करो। तो आंसर 0 चल सकता है लेकिन निगेटिव नहीं। ठीक है, तो याद रहेगा आरपीएफ के कितना परसेंट? 12% ऑफ सैलरी। ये आपको याद रखना है, कितना परसेंट? 12% ऑफ सैलरी आरपीएफ पे। चलो, जैसे कंट्रीब्यूशन किया वैसे अब धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन बापट ने किया, कुछ कंपनी ने किया, और ऐसे करते 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 मिस्टर बापट के आरपीएफ के बैलेंस में बचा 1,35,000। तो इतना सारा देखो उन्होंने सेविंग किया, अंडर विच नेम? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो अब जहां पे भी उन्होंने जो भी बैंक में ये जमा किया है उस पे इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो उनको इंटरेस्ट कितना मिला? 15,000। तो बस इनकम टैक्स वाले तो ध्यान ही रखते हैं कि इनको कहाँ से इनकम मिलता है। तो इनकम टैक्स वालों को समझा कि अरे मिस्टर बापट को तो इंटरेस्ट भी मिला है, और कितना मिला है? 15%, सॉरी 15,000। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन को एग्जम्पशन है तो इंटरेस्ट पे भी एग्जम्पशन होना चाहिए। तो एग्जम्पशन है 9.5%। किसका 9.5%? सो ये जो बैलेंस है 1,35,000 उसके अकाउंट में, बापट के अकाउंट में। कौन सा अकाउंट? ये नॉर्मल अकाउंट नहीं है, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला अकाउंट है, उसमें बैलेंस 1,35,000 है। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स ने क्या कहा कि ठीक है, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो 9.5% से ऊपर जाता है तो ही टैक्सेबल। चलो देखो, तो 1,35,000 पे 9.5% कितना आंसर आता है? कैलसी पे देखो, वो आंसर आता है 12,825। तो इतना ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। उसके ऊपर देखो, इन एक्सेस अगर उसके ऊपर है तो क्या है? टैक्सेबल है। गॉट इट? तो ये माफ किया, लेकिन ये जो 15,000 माइनस 12,825 है, ये जो 2,175 है एक्स्ट्रा एक्सेस, उस पे क्या करना है? मिस्टर बापट को
टैक्स भरना है। देखो थोड़ा सा ये हमारा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा वास्ट है, आपको ये सब कुछ याद रखना है, इसलिए बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि एक नोट बनाओ। इनकम टैक्स के लिए एक पेज पे नोट ही बनाओ, रोज उठकर पढ़ो, एग्जाम तक तो श्योरली ये सब याद हो जाएगा आपको। गॉट इट? देखो फिर एक बार रिपीट करते हैं। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज, ट्रांसपोर्टेशन 1600, देन पर्क में हमें क्या करना है, पर्क में हमें कार की वैल्यू लेनी है। अगर वो बिलो 1600 सीसी होगा तो 1800 रुपए प्लस 900, अगर वो अबाव 1600 होगा तो 1800 की जगह 2400 प्लस 900। देन अगर आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा तो 15%, अगर वो इंटरेस्ट होगा तो 9.5%। ये आपको धीरे धीरे अच्छे से याद करना है। एंड डोंट वरी, इससे ज्यादा और अलग नहीं आता है। मैं वही प्रॉब्लम सिखाऊंगी, उतने ही प्रॉब्लम सिखाऊंगी जो आपको उतने लेवल पे आपको पूछे जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, तो चलो, नाउ दिस इज डन, एवरीथिंग इज डन। अब क्या बाकी है हमारा, ग्रॉस सैलरी। सो दिस इज डन। तो अब सब सैलरी के ऊपर से लेके नीचे तक टोटल करो, तो दिस इज आवर ग्रॉस सैलरी। अंडरस्टूड? तो इतना आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। सो लेट्स स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले दो प्रॉब्लम हमने इधर तक ही स्टॉप किए हैं, ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने पूरा टोटल इनकम बताया है, तो ठीक है, डिडक्शंस वगैरह हम दे देंगे। सो पहला डिडक्शन हमेशा होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 होता है। ठीक है, दूसरा डिडक्शन होता है आपका एंटरटेनमेंट है, जो कि नहीं दिया है और वो सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउड है, हमें वो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, तीसरा होता है प्रोफेशनल टैक्स। ऐसे 3 डिडक्शंस होते हैं, बट यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अगर दिया होता प्रोफेशनल टैक्स तो पहले हम ऊपर ऐड करते और फिर अंडर सेक्शन हम डिडक्शन क्या करते, माइनस करते अंडर सेक्शन 16। तो डोंट वरी, उसका अगला प्रॉब्लम आई थिंक उसमें है, तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे और फाइनली अब हम टैक्स किस पे भरेंगे, 6,35,325। ठीक है, तो पूरी सैलरी हमारे पूरे साल भर, हमारा मतलब मिस्टर बापट का साल भर का इनकम सैलरी पे 6,85,325 है। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से उनको थोड़ा सा डिडक्शन दे दिया, 50,000 ये सबको डिडक्शन मिलता है, तो माइनस किया और अब उनको इसके बजाय किस पे करना है, इस पे टैक्स भरना है। अंडरस्टूड? ये स्लैब होता है कि आपकी सैलरी टिल 5 लाख है तो कुछ भी टैक्स नहीं, उसके ऊपर है तो अलग टैक्स, उसमें भी आप अगर ले रही हो तो वहां पे भी आपको कंसेशन मिलता है। ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले, अभी सिर्फ आपको इतना ही करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो, लिखो और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज जरूर शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।